हम सबके लिए हमारे फैमिली मेंबर्स बहुत ही ज्यादा प्रेशियस होते हैं, लेकिन क्या हो अगर हमारा ही कोई फैमिली मेंबर हमारी ही जान का दुश्मन बन जाए तो। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही ज्यादा सैड स्टोरी है और ये कहानी पढ़ने और देखने के बाद मैं भी काफी ज्यादा सैड फील कर रही थी। शायद आप भी ऐसा ही फील करेंगे। हेलो, मेरा नाम है मौसम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टोरीज विद सीजन। अगर आपको क्राइम रिलेटेड हॉरर या फिर मिस्टीरियस स्टोरी सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। और आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। बेकी का जन्म 1998 ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुआ। उनके फादर का नाम था डेरेन गोल्सवर्दी और उनकी मदर का नाम था तानिया वॉट्स। बेकी के पेरेंट्स जब बेकी 1 साल की थी तभी सेपरेट हो चुके थे और उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी और जो उनकी स्टेप मदर थी उनका नाम था एंजी। एंजी का एक बेटा भी था जिसका नाम था नेथन मैथ्यूज। तो 3 साल की उम्र तक बेकी अपनी मदर के साथ ही रही थी, लेकिन क्योंकि उनकी मम्मी उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी इसीलिए उनके फादर ने डिसाइड किया कि वो बेकी को अपने साथ रखेंगे। तो बेकी 3 साल की उम्र में अपने फादर और अपनी स्टेप मदर के साथ शिफ्ट हो गई। उनकी स्टेप मदर काफी ज्यादा अच्छी थी और बेकी का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, अपनी बायोलॉजिकल मदर से भी ज्यादा। बेकी का बचपन बहुत ज्यादा टफ था। जब वो बड़ी हो रही थी तब स्कूल में उसके वेट की वजह से उसके क्लासमेट्स और स्कूलमेट्स दोनों ही उसको बहुत ज्यादा बुली किया करते थे, जिस वजह से बेकी को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और धीरे धीरे करके ये बुलिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बेकी ने खाना पीना छोड़ दिया। उसके खाना पीना छोड़ने के बाद उसकी मम्मी बहुत ज्यादा कंसर्न हो गई। उसके बाद उन्होंने अप्रोच किया लोकल सर्विसेज को, जिसके बाद बेकी का इलाज चला। इलाज के टाइम पे उसने एक चीज कन्फेस भी करी थी अपने साइकोलॉजिस्ट से। उसने बताया था कि स्कूल के अंदर एक लड़का है जिसके साथ वो न्यूड्स एक्सचेंज करती है और वो लड़का उसको काफी ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई है क्योंकि उसको डर ये लग रहा है कि उसके फादर उसको घर से बाहर निकाल देंगे अगर उस लड़के ने वो पिक्चर्स पोस्ट कर दी तो। ये भी एक रीजन था बेकी के बहुत ज्यादा एंग्जियस होने के पीछे का। आगे जाके बेकी ईडी से डायग्नोस हो गई और उनको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर पढ़ाई करनी पड़ी। हॉस्पिटल में रहते हुए ही उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। 1 साल ट्रीटमेंट चलने के बाद बेकी की हालत काफी ज्यादा सुधर गई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उसकी हालत फिर से खराब हो गई। डीप इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि बेकी की इतनी बुरी हालत का जिम्मेदार जो था वो था उसका स्टेप ब्रदर नेथन। उसको बुली सिर्फ उसके स्कूल के मेट्स नहीं करते थे, उसको बुली उसका वो स्टेप ब्रदर भी करता था। नेथन एक बहुत ही ज्यादा शेडी इंसान था। उसको इसके ग्रैंड पेरेंट्स ने पाल पोस के बड़ा किया था और इसके ग्रैंड पेरेंट्स ने ये बात बताई थी कि वो अपने बेडरूम के अंदर ही बैठा रहता था और 99% ऑफ द टाइम अपने कंप्यूटर में ही लगा रहता था। नेथन की एक भी जॉब नहीं टिकती थी और उसको एक बीमारी थी जिसका नाम था फाइब्रोमियाल्जिया और उस बीमारी के अकॉर्डिंग इंसान को बहुत ही ज्यादा पेन होता रहता है कॉन्स्टेंटली। उसको और भी तरीके की बीमारियां थी जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन और एंगर इश्यूज। नेथन जब 20 साल का होता है तब उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम था शोना। शोना की उम्र होती है 14 साल और दोनों के दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हैं तुरंत ही। ये एक बहुत ही अजीब बात होती है क्योंकि शोना की एज बहुत ही ज्यादा कम होती है। शोना एक डिसफंक्शनल फैमिली से आई होती है और नेथन उसको लेके ओवर कंट्रोलिंग होता है। इतना ज्यादा कंट्रोलिंग होता है कि वो उसको अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं करने देता। वो हाई स्कूल के बाद आगे पढ़ ही नहीं पाती। कुछ टाइम बाद वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। क्योंकि वो जॉब्स नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो उनको अपने बिल्स पे करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। शोना की फैमिली उन दोनों के रिलेशनशिप को एज गैप की वजह से बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करती, जिसके चलते शोना और नेथन की फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा टाइम वो बेकी के साथ स्पेंड करते हैं। नेथन की मदर को एक बीमारी होती है जिसके बाद शोना नेथन की मदर की केयर टेकर बन जाती है। अब आ जाते 18 फरवरी साल 2015 की तरफ। अब बेकी 16 साल की हो चुकी है और वो अपने घर के पास ही के एक लोकल रग्बी क्लब में एक पार्टी में गई हुई है।
रात हो जाती है और बेकी वहीं से अपनी एक फ्रेंड के पास स्लीप ओवर पार्टी के लिए चली जाती है। वहां पे वो लोग पूरी रात बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं। सुबह सुबह बेकी अपने घर वापस लौट कर आती है, अपने रूम में जाती है सीधा और सो जाती है। जिसके बाद एनजी, जो कि बेकी की स्टेप मदर होती है, वो उसको अंदर घुसते हुए देख चुकी होती है और एनजी को उसी दिन 11:15 बजे डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट के लिए निकलना होता है। एनजी बेकी के रूम के पास जाके उसको बाय करती है और वो अपॉइंटमेंट के लिए निकल जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और एनजी वापस आती है डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के बाद और वो देखती है कि घर के अंदर से बेकी गायब है। देखो, जनरली किसी भी पेरेंट के लिए इतनी ज्यादा कंसर्निंग चीज नहीं होगी, क्योंकि बच्चे इधर उधर कहीं जाते ही रहते हैं, कभी फ्रेंड के घर या कहीं पे भी। लेकिन यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा कंसर्निंग थी उसके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बेकी एक बहुत ही ज्यादा सोशली एंग्जियस लड़की थी। उसके फादर ने ये बात बताई थी कि बेकी घर से बाहर किसी दुकान तक पे नहीं जाती है और वो घर छोड़ के ऐसी बिना बताए जा ही नहीं सकती, और अगर वो चली भी जाएगी तो वो बस नहीं पकड़ेगी, क्योंकि उसको बस के अंदर चढ़ के ड्राइवर से टिकट लेने में भी बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है। वो काफी ज्यादा शाई और टिमिड टाइप की लड़की होती है, इसीलिए उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं उसको लेके। बेकी का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है ल्यूक। वो बेकी से 1 साल बड़ा होता है और वो एक ट्रेनी मैकेनिक होता है, और वही लास्ट पर्सन होता है जिसको बेकी ने मैसेज किया था। धीरे धीरे करके बेकी के पेरेंट्स के पास उसके फ्रेंड्स के कॉल्स, मैसेजेस सब आने लग जाते हैं कि बेकी है कहाँ। और इसके बाद उसके पेरेंट्स और ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं, क्योंकि बेकी, उनको कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि शायद किसी फ्रेंड के घर ही चली गई होगी, क्योंकि बेकी के सभी फ्रेंड्स के फोन और टेक्स्ट उनके पास आ रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों के दोनों ये सोचने लग जाते हैं कि बेकी आखिर गई तो गई कहाँ। My daughter's gone missing. No one has seen her, no. No. 20 फरवरी को सेम डे बेकी के पेरेंट्स मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखवा देते हैं पुलिस स्टेशन में, और एवन और सोमरसेट पुलिस इस केस पे टेक ओवर कर लेती है। अब इस केस के बारे में एक बहुत ही ज्यादा अजीब चीज है। अगर कोई घर छोड़ के भागेगा तो वो अपने कपड़े लेके जाएगा, कुछ पैसे लेके जाएगा, लेकिन बेकी के साथ उल्टा था। यहाँ पे बेकी का लैपटॉप, फोन और टैबलेट गायब था, लेकिन उसके पैसे और कपड़े घर के अंदर ही रखे हुए थे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा ऑड चीज है। जो भी इंसान बेकी के फोन पे कॉल कर रहा था, उन सभी की कॉल्स बेकी के वॉइस मेल में जा रही थी सीधा। और इस चीज को देख के साफ पता चल रहा था कि बेकी कहीं भी नहीं भागी है, उसके साथ पक्का कुछ ना कुछ गलत हुआ है। फ्राइडे से मंडे हो गया और बेकी की कोई भी खबर नहीं थी। नेशनल मीडिया पे बेकी की डिसअपियरेंस के बारे में कवरेज होने लगी और धीरे धीरे करके सारे के सारे लोग हैशटैग चलाने लग गए सोशल मीडिया पे, फाइंड बेकी करके। बेकी के फादर ने रेडियो और मीडिया के थ्रू लोगों तक मैसेजेस पहुंचाए अपने कि बेकी कहीं भी हो, किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज बता दें और प्लीज बेकी को ढूंढने में हमारी मदद करें। इनफैक्ट उन्होंने बेकी के लिए एक मैसेज भी छोड़ा था कि बेकी तुम जहां भी हो प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। उसके फादर इतने ज्यादा डेविस्टेटेड थे बेकी के जाने से। पूरे ब्रिस्टल शहर में बेकी को ढूंढा जाने लगा। इनफैक्ट बेकी का जो फैमिली होम था वहां पे भी बेकी को ढूंढने की कोशिश की गई। सेंट जॉर्ज पार्क के पास एक पॉन्ड था, वहां तक बेकी को देखने गई पुलिस। हर जगह सर्च करने के बाद, सारी चीजें कर लेने के बाद भी पुलिस को कोई भी सबूत या सुराग नहीं मिल रहे थे बेकी के। जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो उसकी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करेंगे। Yeah. So I'm assuming it's Becky going out. Okay. No one saw her go, but No. just heard. जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चली और फैमिली मेंबर्स से इस बारे में पूछताछ होने लगी तो पुलिस को कुछ चीजें पता चली, जिनमें से एक चीज ये थी कि जिस दिन बेकी गायब हुई थी अपने घर से, उस दिन बेकी अकेली नहीं थी घर के अंदर। जब बेकी की मदर अपॉइंटमेंट के लिए निकल गई थी, उसके थोड़ी देर बाद नेथन और शोना घर के अंदर आए थे और जब उन दोनों से पूछा गया कि तुम दोनों ने बेकी को कहीं जाते हुए देखा था या नहीं, तो उन दोनों ने ये बात बोली कि हमने बेकी को कहीं जाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन हमने उसे जाते हुए सुना जरूर है। उनके कहने का ये मतलब था कि उन्होंने दरवाजे के स्लैम होने की आवाज सुनी थी और बेकी के फुटस्टेप्स की आवाज सुनी थी जो सीधा बाहर चले गए थे।
उनके अकॉर्डिंग बेकी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो दरवाजा पटक के बाहर भाग गई। नेथन और शोना का जब इंटरव्यू लिया गया, पुलिस जब उन दोनों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उस टाइम नेथन ने बोला कि बेकी बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड लड़की थी, बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक थी और वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसको बेकी का बिहेवियर उसके पेरेंट्स की तरफ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बेकी बहुत ज्यादा रूडली बात करती थी उसकी मम्मी और उसके पापा से। एक तरफ नेथन का इंटरव्यू चल रहा था तो दूसरी तरफ शोना का, लेकिन उन दोनों के इंटरव्यू में एक चीज बहुत ही ज्यादा अजीब लगी और वो ये थी कि नेथन और शोना दोनों की ही बातें बहुत ही ज्यादा मैच हो रही थी। इतनी ज्यादा मैच हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि दोनों ने कोई रिहर्सल किया ये इंटरव्यू देने से पहले। उन दोनों की बातें इतनी मैच हुई कि पुलिस को बहुत ही ज्यादा शक होने लग गया दोनों पे और पुलिस ने डिसाइड किया कि अब हम उस जगह को इन्वेस्टिगेट करेंगे जहां से ये सब चीज शुरू हुई थी, यानी कि बेकी का फैमिली होम। तो पुलिस बेकी के फैमिली होम में जाती है और जब उसके रूम में घुस ही रही होती है तब पुलिस एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज नोटिस करती है। बेकी के रूम का जो डोर फ्रेम होता है उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है और उस खून के ऊपर मिलता है एक फिंगरप्रिंट। जब ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही होती है तब तक बेकी को गायब हुए एक हफ्ता हो चुका होता है। फिंगरप्रिंट की जांच की जाती है और वो फिंगरप्रिंट पॉइंट आउट करता है नेथन की तरफ, यानी कि वो फिंगरप्रिंट होता है नेथन मैथ्यूज का। पुलिस नेथन और शोना दोनों को गिरफ्तार कर लेती है किडनैपिंग के इल्जाम में, क्योंकि पुलिस अभी भी होप कर रही होती है कि शायद नेथन ने उसे सिर्फ किडनैप ही किया है और वो कहीं ना कहीं जिंदा है। नेथन और शोना दोनों की इन्वेस्टिगेशन की जाती है दोबारा से, लेकिन इस बार उनके कोई भी वर्ड्स आपस में मैच नहीं हो रहे होते क्योंकि वो दोनों इस इंटरव्यू के लिए रेडी नहीं होते। नेथन और शोना के इस ड्रामे को पुलिस तुरंत ही नोटिस कर लेती है और डिसाइड करती है कि अब वो नेथन और शोना का घर सर्च करेगी। जब नेथन और शोना के घर पहुंच जाती है पुलिस, तब वो वहां जाके देखती है कि उनका घर बहुत ही ज्यादा गंदा होता है, सारा सामान फैला हुआ होता है, कुछ भी सफाई नहीं होती उस घर में। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान, सर्च के दौरान पुलिस को एक चीज बहुत ही ज्यादा ऑड मिलती है वहां पे, और वो होता है शोना और नेथन का बाथ। उनके बाथरूम में जो बाथ टब होता है और उस बाथ टब के आसपास की जो दीवारें होती है उनको नेथन और शोना ने बहुत ही ज्यादा स्क्रब करके चमका रखा होता है और उनके घर के कॉन्ट्रास्ट में, यानी कि जो घर में बाकी सामान फैला हुआ है उसके कॉन्ट्रास्ट में वो बहुत ही ज्यादा ऑड लग रहा होता है। किसी ने पर्पसफुली उस जगह को क्लीन किया है। नेथन और शोना के घर पे एक और चीज पुलिस को मिलती है और वो होती है रिसीट। उनको मिलती है एक स्टोर की रिसीट जहां से कुछ सामान खरीदा गया होता है और वो सामान होता है एक सर्कुलर सॉ, ग्लव्स, गॉगल्स और एक फेस मास्क। पुलिस उस स्टोर के सीसीटीवी को खंगालती है और देखती है कि उस दिन वो सारा सामान लेने गया हुआ होता है खुद नेथन मैथ्यूज। उन दोनों को मर्डर की सस्पिशन में अरेस्ट कर लिया जाता है और 3 मार्च 2015 को नेथन अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसकी वर्जन ऑफ स्टोरी काफी ज्यादा झूठी होती है। वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को बताता है कि वो बेकी को सिर्फ किडनैप करना चाहता था, लेकिन उसने एक्सीडेंटली बेकी को स्ट्रैंगल करके उसकी हत्या कर दी। आप किसी को भी एक्सीडेंटली स्ट्रैंगल कैसे कर सकते हो? किसी को स्ट्रैंगल करने के लिए भी कम से कम 3 से 4 मिनट चाहिए होते हैं और 3 से 4 मिनट किसी को कोई भी एक्सीडेंटली स्ट्रैंगल कैसे कर सकता है? ये एकदम बुलशिट चीज थी और पुलिस ये चीज समझ चुकी थी। और नेथन ने इस चीज के पीछे का एक रीजन भी बताया। नेथन ने बताया कि वो बेकी को इसलिए किडनैप करना चाह रहा था क्योंकि बेकी अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी और वो उसको एक लेसन सिखाना चाह रहा था। वो ये चाहता था कि बेकी उससे डर जाए और आगे जाके ऐसा काम ना करे। वो उसके हिसाब से सिर्फ उसको डराना चाह रहा था। ब्रिस्टल के बार्टन हिल एरिया के अंदर बार्टन कोर्ट नाम की प्रॉपर्टी में पुलिस को मिल जाती है बेकी वॉट्स की बॉडी। और बेकी की बॉडी कोई नॉर्मल हालत में नहीं मिलती पुलिस को, उस बॉडी के टुकड़े हो रखे होते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स मिलते हैं पुलिस को। और जब ये बात बेकी के फादर के पास पहुंचती है तो वो डेविस्टेटेड हो जाते हैं, वो पागल से हो जाते हैं दुख में और वो साफ यही बात बोलते हैं कि अब मेरे जीने का कोई भी फायदा नहीं है। और उनको और ज्यादा दुख होता है जब उन्हें पता चलता है कि ये काम करने वाला और कोई नहीं नेथन है। जो नेथन बता रहा था वो बात सबकी सब झूठी थी, लेकिन सच्चाई क्या थी? नेथन और शोना के कुछ बहुत ही ज्यादा डार्क सीक्रेट्स थे। वो इतने ज्यादा डार्क थे कि उनके बारे में बात करना भी वियर्ड है।
दोनों की एक फैंटेसी थी और वो फैंटेसी थी टीनेज गर्ल्स को लेके। वो चाहते थे कि उनको कोई टीनेज गर्ल मिल जाए और उसको वो किडनैप करके अपने घर लेकर आ जाए और घर लेकर आने के बाद वो उसको सेक्सुअली मोलेस्ट करे। इतनी घटिया उनकी फैंटेसी थी और उनकी इस फैंटेसी के चलते नजर पड़ गई बेकी वॉर्ड्स पर। जी हाँ, उनकी गलत इंटेंशन थी उसको लेकर, लेकिन वो उसका यूज नहीं कर पाए। मैं एग्जैक्टली बताती हूँ उसके साथ उन लोगों ने क्या किया। 19 फरवरी 2015 को जब बेकी की मदर एंजी अपने अपॉइंटमेंट के लिए घर से बाहर चली गई, उसके तुरंत बाद ही नेथन घर के अंदर घुसा। वो अपने साथ लेकर आया था 2 स्टन गन्स और हैंडकफ्स। वो घर में घुसा और बेकी के रूम में गया और बेकी उस टाइम सो रही थी। उसने बेकी को सफोकेट करना शुरू कर दिया। बेकी को जब सफोकेट उसने कर लिया, उसके बाद उसने एक चाकू निकाला और बेकी के ऊपर पूरे 15 बार वार किए। उसके बाद उसने बेकी की बॉडी को अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल दिया और आगे के कुछ घंटे तक शोना और नेथन ने बेकी के ही घर पे बैठकर हैंग आउट किया। बेकी के पेरेंट्स आ जा रहे थे, परेशान हो रहे थे उस दिन, और उसी टाइम दोनों के दोनों बेकी के घर पर ही बैठकर हैंग आउट कर रहे थे, मजे और मस्ती कर रहे थे। अब रात हो गई और रात को दोनों अपने घर चले गए। घर पे जाने के बाद बेकी की बॉडी उन्हीं के पास थी। उन्होंने बेकी की बॉडी को डिक्की से निकाला, अपने बाथरूम में ले जाकर बाथटब में डाला और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके पॉलिथीन के अंदर भर दिया ताकि उसकी बॉडी को वो अब डंप कर सके, और उसकी बॉडी को उन्होंने उस प्रॉपर्टी पे डंप कर दिया। शोना और नेथन दोनों ही मना कर रहे थे कि शोना का इस मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि नेथन ने बेकी को सबक सिखाने के लिए उसको किडनैप किया था, बट गलती से उसने उसको मार दिया। तो उसमें शोना की कोई गलती नहीं है क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता था। दोनों के दोनों यही बात बोले जा रहे थे। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन के टाइम शोना ने ये बात बोली कि जिस टाइम पे नेथन और शोना घर आए थे 19 फरवरी को, उस टाइम पे शोना लिविंग एरिया से उठ के बाहर चली गई थी क्योंकि उसको एक सिगरेट पीनी थी। तो उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि पीछे से नेथन क्या कर रहा है। और सेम बात नेथन ने बोली। शोना और नेथन काफी महीनों तक टेक्स्ट पे टीनेज लड़कियों के लिए बातें करते रहते थे, और जब इन्वेस्टिगेट करके उन टेक्स्ट को बाहर निकाला गया और शोना के आगे पढ़ा गया, तो शोना का ये कहना था कि उसने ये सारे टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ सार्कास्टिक वे में किए थे। और उसके टेक्स्ट में से एक टेक्स्ट बहुत ज्यादा अजीब था, और वो ये था, उसने नेथन को लिखा था कि आज मैं एक स्टोर पे गई और वहां पे मैंने एक टीनेज लड़की देखी जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसके सर पे डंडा मार के उसको बेहोश कर दूं और किडनैप करके घर पे ले आऊं। इस पूरे टेक्स्ट को शोना ने पुलिस को बताया कि ये सार्कास्टिक वे में था। 2015 अक्टूबर में ये ट्रायल चला और इस ट्रायल के अंदर दोनों ने यही बात बोली बार बार कि शोना की कोई गलती नहीं है, और नेथन भी बार बार यही बात बोल रहा था कि मैंने उसे गलती से मार दिया। शोना हर चीज डिनाई कर रही थी कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन इन दी एंड जिन ट्रैश बैग्स के अंदर बेकी के बॉडी पार्ट्स को काट कर डाला था, उन्हीं ट्रैश बैग्स के ऊपर शोना का डीएनए मिला पुलिस को, जिससे कंफर्म हो गया कि शोना भी इस मर्डर में इन्वॉल्व है पूरी तरीके से। 5 वीक्स के ट्रायल के बाद उनकी सारी कहानियां झूठी साबित हो गई। नेथन मर्डर के लिए गिल्टी था, शोना मैनस्लॉटर के लिए, और दोनों के दोनों कॉन्स्पिरेसी टू किडनैप, परवर्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस, प्रिवेंटिंग द लॉफुल ब्यूरियल ऑफ अ बॉडी एंड पोजेशन ऑफ 2 स्टन गन्स जिनका लाइसेंस उनके पास नहीं था। इन सब दफाओं के चलते उनको लाइफ इन प्रिजन मिला। नेथन को मिला मिनिमम ऑफ 33 इयर्स ऑफ प्रिजन और शोना को मिला 70 इयर्स ऑफ जेल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपको मेरा ये स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।